हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का जैक बोर्ड का विज्ञान का जो आपके 21 फरवरी को होने वाले एग्जाम के बच्चों, उसके हम सारे सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है, सारे का उत्तर बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके प्रत्येक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जो भी सब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले में 31वां नंबर पे सवाल है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो वाहन है, जो गाड़ी हो, उसका साइड मिरर में हम लोग देखने के लिए क्यों यूज करते हैं उसको, है ना। या फिर सवाल ऐसा आ सकता है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो सवाल आप लोग समझ लो, पहले क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो दिक्कत है। ये सवाल पूछ रहा है कि आप जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसके आपके ड्राइवर के बगल में एक शीशा लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण लगा होता है। तो क्यों उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है, अवतल क्यों नहीं रहता है, उसको हम वरीयता क्यों देते हैं। तो यही चीज सवाल है। अब देखो, इसका उत्तर क्या लिखना है आपको। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है तथा इसमें प्रतिबिंब सीधा और नजदीक बनता है, जिससे पीछे आने वाले वाहनों को देखने में आसानी होती है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण इसलिए उपयोग किया जाता है, ये क्या करता है कि बड़ा क्षेत्र को एक छोटे से क्षेत्र में ये दिखा देता है। मतलब इसका दृश्य क्षेत्र जो होता है काफी बड़ा होता है। और ये क्या होता है कि ये इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, जो फिगर बनता है, उसका सीधा बनता है और नजदीक बनता है। और जो कि पीछे से जो भी आ रहा है, जो भी गाड़ी आ रहा है, उस चीज को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस में बनते प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे जब वस्तु प्रकाश के केंद्र, है ना, और फोकस के बीच रखा जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र बच्चों यहाँ पे आपका, ठीक है, उत्तल लेंस में आपका यहाँ प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी, इन दोनों के बीच में क्या रखा जा रहा है, एक वस्तु रखा जा रहा है। तो वस्तु रखने पे बच्चों, यहाँ पे अगर हम वस्तु रखते हैं तो देखिए इस तरीके से फोकस जाएगा, मुख्य फोकस जाएगा आपका इधर से, ठीक है। और ये यहाँ पे होकर के ये पीछे पीछे बनेगा, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो किधर बनेगा, पीछे बनेगा। और जब भी इधर प्रतिबिंब बनता है तो उधर हम लोग का क्या होता है, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। लेकिन यही चीज है, जब अवतल दर्पण होता है ना, तो इसका जितना भी फिगर बनता है ये साइड बनता है और इधर जितना बनता है वो वास्तविक बनता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे आप, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे रखते हैं वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, तो इसका जो वस्तु बनेगा, ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ये वक्रता त्रिज्या से परे बनेगा, ठीक है, 2f1 से परे बनेगा, ठीक है। 2f1 को ही हम लोग c कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या सवाल है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसको उत्तर लिखना है आपको। आकाश का नीला रंग प्रकाश पर के परिकर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश का जो नीला रंग है ना, एक लाइन में अगर आता है, दो लाइन में, तो आप डायरेक्ट लिखना कि आकाश का रंग जो है वो नीला प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य और परिकिरणन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसका परिकिरणन उतना ही अधिक होगा। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य और परिकर्णन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो परिकिरणन कम होगा, और तरंग दैर्घ्य अगर कम है तो परिकिरणन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। क्लियर है? मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है दोनों के बीच में। चूंकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, अतः इसका परिकिरणन जो होता है अधिक होता है। इसी कारण से आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, ठीक है। यह सवाल ऐसा आ सकता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को परिभाषित करें, उदाहरण दे, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, ठीक है, दोनों का मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। दोनों को आपको कैसे लिखना है ध्यान देना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कार्बन और ऑक्सीजन हम लोग क्या किए, रिएक्शन करवाएं,
तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हुआ और साथ साथ में उष्मा का भी निर्माण हुआ। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उष्मा शोषीय अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई, तो उष्मा शोषीय अभिक्रिया, ठीक है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ उष्मा का शोषण हो, ठीक है, उष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें उत्पाद को अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसको उष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अपने कॉपी में जो भी लिखे होंगे आप उसी चीज को याद करिएगा। देखिए, जब आप एक बार लिख देते हो ना, तो उसके अगर दोबारा फिर याद करते हो और दूसरे तरीके से याद करते हो तो आप गड़बड़ा जाओगे। अगर आपको पहले से याद है दूसरे तरीके से तो उसी तरीके से लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन सबका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो आपको जिस जैसे याद है, अगर आपको ये 2 लाइन वाला याद करना, अगर आप लोग शुरू से मतलब कि अगर आप पहले नहीं पढ़े हो, इसी को पढ़ रहे हो, तो इसी को याद कर लो। ठीक है, क्या है, अब देखो इसमें उदाहरण आप CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये क्या हो रहा है कि उष्मा, इसमें क्या लग रहा है, उष्मा, इसको गर्म करने पे क्या बन जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया करवाने के लिए, संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता हो रही है, उसी को हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, दोनों का मतलब समझ में आ गया। देखो अगला क्या है, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों का निर्माण का कारण समझाइए। तो कार्बन को इतना ज़्यादा निर्माण का कारण को आपको समझाना है कि कार्बन के अत्यधिक यौगिकों का निर्माण का क्या कारण है, वो समझाना है आपको। देखिए, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण के निम्नलिखित कारण है। ठीक है, पहला, कार्बन यौगिक में श्रृंखलन गुण होना। ठीक है, कार्बन यौगिक में क्या होता है, श्रृंखलन गुण का होना। ठीक है, दूसरा, कार्बन के परमाणु का आपस में एक दूसरे तत्व के परमाणु के साथ, ठीक है, एक द्वि या त्रि आबंध से जुड़ जाना। ठीक है, तो कार्बन के परमाणु आपस में एक दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ क्या होते हैं, चाहे एकल आबंध से जुड़ जाते हैं, द्वि आबंध से, या फिर त्रि आबंध से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, और क्या कारण है, तो देखिए तीसरा कारण है कि इसमें चतुसंयोजकता का गुण होना। इसमें क्या होता है, चतुसंयोजकता का गुण होता है। चौथा नंबर, कार्बन के यौगिक समवायता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, समवायता प्रदर्शित करता है। तो चारों पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला सवाल देखिए, पाचक एंजाइमों के कार्य का उल्लेख करें। ठीक है, तो एंजाइम, ठीक है, सबसे पहले एंजाइम का मतलब समझ लीजिए, एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। क्या है, जैव उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है ये जैव उत्प्रेरक होता है। ये उत्प्रेरक क्या करता है, भोजन के जितने जटिल अवयव हैं, ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं, तो वो मोटा मोटा होता है, तो उसको क्या करता है, सरल भागों में खंडित करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। ठीक है, जिससे वो घुलनशील हो जाते हैं, वो घुल जाता है और शरीर में उसका क्या होता है, फिर अवशोषण होता है। ठीक है, अब देखिए इसके कार्य को क्या है, ठीक है, कैसे कैसे इस काम करता है। तो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन में सहायता करते हैं। तो एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या, चावल दाल हम लोग खा लिए तो उसको कार्बोहाइड्रेट मिल गया। वसा, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, ये सब खाए तो आपका क्या हो गया, वसा हो गया। प्रोटीन दाल उल खाएं तो हो गया। तो अब इस सब का पाचन कैसे होता है, ठीक है, तो देखिए एक लाइन में, लाइपेज नामक एंजाइम, क्या है, लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये क्या करता है, वसा को पचाता है। ठीक है, लाइपेज नामक जो एंजाइम है ना, ये वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देता है। क्लियर है, ठीक है, कौन नामक, तो लाइपेज नामक। तो 1 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करता है, जैकबोर्ड घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो ये सब जो भी हम सब्जेक्टिव में समझाते हैं वो चीज को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पित्त रस भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है और वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है तथा इसकी इम्लिसीकरण करता है। ठीक है, मतलब पित्त रस जो है ये भोजन को क्या करता है, क्षारीय माध्यम बना देता है। मतलब कि पहले अम्लीय माध्यम होता है भोजन, लेकिन उसको क्या करता है, क्षारीय बना देता है और वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसका इम्लिसीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, अग्नाशय का इम्सलन बने वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, तो अग्नाशय रस क्या करता है, ये वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, उसके बाद एमाइलेज भोजन के उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। तो एमाइलेज जो है, ठीक है, ये भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो चावल और गेहूं वगैरह खाने से, रोटी खाने से मिलता है, ठीक है, उसको क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। क्लियर है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आपको याद कर लेना। अगला सवाल देखो,
पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव अचक्रीय होता है कैसे? ठीक है, तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? अचक्रीय होता है। तो कैसे समझाना है? देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के समय रासायनिक बंधन ऊर्जा के रूप में भोजन में संचित हो जाती है। ठीक है, तो जब सूर्य विकिरण ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है? ऊर्जा जो होता है भोजन के रूप में संचित हो जाती है। यह ऊर्जा आहार श्रृंखला के माध्यम से सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा जो है, ठीक है, ये एनर्जी क्या होता है? आहार श्रृंखला के माध्यम से, ठीक है, वो क्या होता है? उपभोक्ता तक पहुंचती है। ठीक है, और सर्वोच्च उपभोक्ता की मृत्यु पर अपघटन के बाद यह ऊर्जा मुक्त होकर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार परितंत्र में से ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय होता है। ठीक है, तो आपको हम समझा देते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जब भी बोलेगा कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो याद रखिएगा एक दिशा में होता है। एक नंबर के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। किस दिशा में होता है? एक दिशा में होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो पहला होता है, ठीक है, जो उत्पादक होता है, उत्पादक जो होता है, ठीक है, जो कि पेड़ पौधे में आ जाता है, ठीक है, उत्पादक जो होता है वो सूर्य की किरणों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, अब जितना मान लो कि 100% इसको एनर्जी मिला, अब क्या हुआ कि इसका 90% ये क्या किया? 90% खुद की जैविक क्रियाओं में लगा दिया। उसके बाद इससे क्या हुआ? इसके बाद प्राथमिक में आपका हो जाएगा मेंढक, ठीक है, या फिर टिड्डा। ठीक है, टिड्डा मान लो। ठीक है, तो टिड्डा क्या होता है? टिड्डा से इस उत्पादक को खाता है। ठीक है, इस जो पेड़ पौधे ये टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है भाई? मेंढक खाता है। और मेंढक को कौन खाता है? तो वो सांप खाता है, फिर बाज खाता है। इस तरीके से आप लोग का इसका परितंत्र चलता है। ठीक है, और सभी का जो ऊर्जा है वो हर में 90% अपने जैविक क्रियाओं में खर्चा होते जाता है और 10% ट्रांसफर होते जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि कोई लास्ट में मृत्यु हो गया, ठीक है, कोई भी उपभोक्ता का सर्वोच्च उपभोक्ता जो ऊपर में है, सबसे ऊपर मान लो बाज है, बाज का मृत्यु हो गया। ठीक है, मृत्यु के बाद उसका जो ऊर्जा मुक्त होता है, खत्म होता है, ठीक है, निकलता है, वो क्या होता है? वातावरण में ही फिर चला जाता है। किसमें चला जाता है? एनवायरमेंट में ही चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, इसी प्रकार ऊर्जा का अचक्रीय प्रभाव होता है। चलिए अगला में अब हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो दिया हुआ है क्या है? देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ बच्चों जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हम जितना भी न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है, 4-5 तो वो सारे को कर लेना अच्छा से। ठीक है, तो देखिए, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु किसी अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है और सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, प्रकृति निकालना है और साइज ज्ञात करना है। देखिए, आप लोग का साइंस में जब भी मैथ का क्वेश्चन आता है तो आप लोग डर जाते हो, लेकिन कोई हार्ड नहीं बाबू, बहुत ही आसान है, एकदम बहुत बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, बस एक बार मेरे से समझ लो आप लोग। ठीक है, इसमें जितना भी आप समझ सकते हो फिर दूसरे वीडियो में और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए इसमें हम पहले आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। पहले जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेंगे। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा बोल रहा है, तो मतलब कि ये बिंब की ऊंचाई दिया गया है, बिंब की ऊंचाई दिया गया है, मतलब वस्तु की ऊंचाई, मतलब h दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग h0 बोलो या h1 बोलो। ठीक है, तो देखिए वस्तु की ऊंचाई हम लिख दिए h0। ठीक है, हम ऊपर से लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी दिया हुआ 18। ठीक है, तो यहाँ हम 18 लिख दिए। सर माइनस में क्यों लिखे? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी अवतल दर्पण रहेगा, चाहे अवतल लेंस रहेगा, ठीक है, तो तीनों चीज, ठीक है, चाहे f हो, चाहे v हो, चाहे u हो, ये तीनों चीज माइनस में होगा। क्या होगा? ये सब माइनस में होगा। ठीक है, तीनों चीज, ठीक है, तीनों चीज माइनस में होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल में जब रहेगा ना, तो उत्तल में सिर्फ का सिर्फ u माइनस में होगा, f और v नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, हमने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? -18। वस्तु की दूरी u कितना दिया हुआ? 27, तो -27 हो जाएगा, चूंकि हम बोले तीनों माइनस में होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको निकालना है, जो कि v जो है ना, ये आपको क्या करना है? निकालना है, जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो जो दिया हुआ है जो का त्यों हम लिख दिए हैं। ठीक है, हाँ देखिए, यहाँ पे तो आपको नोट में लिखा हुआ अवतल दर्पण में f ऋणात्मक होता है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर है? चलो, अब दर्पण सूत्र आपको तो पता होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/v के जगह 1/v ही रहने देंगे, और u का मान दिया हुआ था कितना जी? -27, तो लिख देंगे हम u के जगह में -27, जो कि आप देख सकते हैं -27 लिख दिए। ठीक है, बराबर 1/-18। अब क्या करेंगे? 1/v को हम यहीं पे रहने देंगे और बराबर का इधर कर देंगे हम 1/27 को, है ना, बराबर का हम ये साइड में कर देंगे, ये साइड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइड में बराबर का ये साइड में कर दिया गया है। तो 1/-18 और ये 1/ जो -27 था इधर आके किसमें हो गया? +27 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, तो 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे तो निकल जाएगा 54।
ठीक है। और 18 को कितना बार पढ़ेंगे 54 का, तो 18 को 3 बार पढ़ेंगे और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, ठीक है। -3 हो गया, प्लस दे देंगे बीच में, प्लस दिया हुआ इसलिए। फिर 27 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 2 बार पढ़ेंगे, 27 दूनी 54, तो 2 हो गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/54, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1/54 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ समझिएगा 1/v बराबर कितना आ गया 1/54 आ गया, ठीक है, माइनस में। अब क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा v बराबर -54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -54। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि v बराबर -54, ठीक है। यहाँ पे ये सब दिमाग मत लगाओ, ठीक है, हर को गुना करने पर बस क्रॉस मल्टीपल आपको पता है ना, बस उतना ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या है हमारे पास निकल गया v निकल गया -54, ठीक है। जो प्रतिबिंब की दूरी है वो निकल चुका है। अब हम लोग निकालते हैं कि आखिर जो प्रतिबिंब बना है, जो छाया बना है, वो उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग आवर्धन सूत्र लगाते हैं। तो आवर्धन में हम लोग क्या लगाएंगे -v/u बराबर h'/h0, ठीक है। जहाँ पे आपका ऊपर वाला जो होता है ना बिंब की ऊंचाई होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, नीचे वाला आपका बिंब की ऊंचाई होता है, ठीक है। तो देखिए -v कितना निकाले जी हम लोग -54 निकाले, तो यहाँ लिख देंगे माइनस फॉर्मूला वाला और -54 यहाँ लिख देंगे, बटा में क्या हो जाएगा u कितना दिया हुआ था -27, तो -27 हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। फिर h' मतलब कि हम क्या बोले थे यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तो हमको निकालना है ना भाई कि ऊंचाई कितना बिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, छाया जो बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है, फिगर बनेगा। तो h हम क्या लिख देंगे h' या कुछ भी लिख दो, दोनों का अलग अलग ले लेना। मान लो एक h1 लेंगे तो आप एक h2 ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। हाँ, तो h1 ले लिए बराबर में 7, ठीक है। जितने भी करवा रहे ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करवाएंगे, एक दो और करवाएंगे हम, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या है कि क्रॉस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो h को 27 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा h'27, ठीक है। और इधर करेंगे 7 को 54 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 7 को 54, तो 7 गुना 54 हो जाएगा, ठीक है। और ये h को यहीं रहने दो, 27 को इधर ले आ जाओ, तो इधर कितना हो जाएगा 54 और बट्टा में 27, ठीक है। बट्टा में क्या हो जाएगा 27 जो कि माइनस में रहेगा, ठीक है। 27 दूनी कितना हो गया 54 हो गया, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, -14 हो गया। मतलब बिंब की ऊंचाई जो निकल गया -14 निकला, ठीक है। प्रतिबिंब के जो ऊंचाई निकला -14, मतलब कि ये क्या होगा, पहले था कितना जी बिंब की ऊंचाई, पहले जो था आपका 7 था और अब कितना हो गया -14 हो गया, -14 हो गया। तो अब हम लोग को यहाँ ये चीज़ पता चलता है कि v बराबर -54 आया था, तो प्रतिबिंब जो निकलेगा वो क्या नहीं निकलेगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक और अवतल में हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। अवतल जब भी रहेगा तो डायरेक्ट लिख देना वास्तविक में उल्टा, ठीक है। और प्रतिबिंब का जो आकार है वो 14 सेंटीमीटर है, तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा। पहले था 7, अब कितना हो गया 14, तो बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। प्रतिबिंब की दर्पण से ध्रुव से जो है दूरी निकलेगा, ये 54 सेंटी दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को आपको लिख देना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन मत लो। चलिए, अगर समझ में आए तो मेरा जो है वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। क्या है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधकों के 3 प्रतिरोधकों को कैसा जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध 1 ओम और 11 ओम हो, ठीक है। तो 1 ओम के लिए हम क्या करेंगे पता है, कुल प्रतिरोध जो है 1 ओम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधकों को हम पार्श्व क्रम में करेंगे। क्या करेंगे, हम तीनों प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। पार्श्व क्रम में अगर संयोजित करेंगे तो देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1/r 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3, ठीक है। तो सबको हम यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करके, और यहाँ पे हम वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ही ना बोल रहा था, 1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर 11 लाना है तो 11 लाना है तो देख लो जोड़ के आता है क्या, 2 3 5 6 5 11, तो मतलब कि क्या हुआ कि ये इसको हम अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है कि r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, यही ना होता है जी। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे 11 आ जा रहा है, देखो 2 3 5 और 6 11, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग लिख देंगे। आगे देखते हैं विद्युत चुंबक क्या है, एक परिनालिका चुंबक के भांति कैसे व्यवहार करती है। तो विद्युत चुंबक एक युक्ति है। विद्युत चुंबक क्या है, एक युक्ति है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। और विद्युत चुंबक कच्चे लोहे के क्रोड पर बहुत अधिक लपेटने पर तांबे वाली कुंडली होती है। जब तक इसमें धारा प्रवाहित होती रहती है तो चुंबक का व्यवहार करता है। उसके बाद देखो एक धारावाहिक परिनालिका में एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, एवं धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समान होती है। परिनालिका के भीतर किसी क्षण चुंबक की तरह समान चुंबकीय क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इसे याद कर लेंगे, ठीक है। समझाने का वक्त नहीं है क्योंकि हम लोग पास टाइम बहुत कम है। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है
कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने। तो संतुलित करने का बच्चों एक यहाँ से तो कंफर्म रहेगा आप लोग का, संतुलित कैसे करना है, ठीक है, वो समझिएगा। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सबसे पहले वो देखना है आपको। तो क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, एच कितना ठो दिया हुआ बाबू, यहाँ पे हमको, यहाँ पे देखो ये बीच में है इस तरीके एरो, एरो का आपको ये साइड देखना है जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की जो है ना, दोनों की जो परमाणु संख्या है वो बराबर करना है हमको। तो देखिए एच कितना है, यहाँ पे एक ठो है ना, एक ठो हो गया, और यहाँ पे दो ठो, एक दो कितना हो गया, तीन ठो, और इधर एच कितना है तो दो ठो है। तो सर इधर ज़्यादा है, क्या करें, तो अभी रहने दो, अभी रुको 1 मिनट, आगे देख लेते हैं पहले, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इधर कितना है जी, एच आपका 3 है और इधर 2 है, चलो ठीक, रहने दो। उसके बाद देखो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है और इधर एक ही है ना, हाँ, और इधर नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे आपका 2 है, कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 करने के लिए हम इसके आगे लगा देंगे 2। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, अब हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 और 2 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसके आगे भी अगर हम 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, अब 4 4 हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपका 2 और 2 4 हो गया, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड भी आप देख सकते हैं, 2 दूनी 4 4, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो नाइट्रोजन कितना है, 2, इसके लिए 2, और इधर भी नाइट्रोजन कितना है, 2 है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 2, कितना हो गया, 2 3 2 5, अच्छा 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और इधर देखो तो 8 को है, 3 दूनी 6 और ये 2 8, बिल्कुल हो जा रहा है। कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, बस खत्म हो गया। उसके बाद देखो आगे, यहाँ पे दूसरा वाला में सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो इसके आगे लगा देंगे 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 हो गया अब, और 2 4 इधर हो गया 4, तो 4 2 6, इधर देखो 6 ठो है, तो 4 ठो है, तो इसके आगे लगा दो 2, तो 2 और 4 6 हो गया, ठीक है। बस इसी तरीके से आप बाकी मिला लेंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे देख लो, NaCl है, ठीक है, NaCl एक ठो है, यहाँ पे Na एक ठो है, Cl भी एक ठो है, ठीक है, क्लियर है। एक Ag एक ठो है, Ag एक ठो है इधर, ठीक है, NO3 एक ठो है, NO3 मतलब बराबर है, तो इसमें कुछ करने नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर एग्जाम में इस तरीके का सिंपल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, वरना अगर फंसाने वाला क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको फंसा देगा एग्जामिनर, ठीक है, और आप लोग 2 4 करते रह जाओगे, ठीक है। तो आपको देख लेना एक बार मिला के। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो वैकल्पिक स्रोत का मतलब बच्चों कि हम लोग पास ऊर्जा तो बहुत सारा है, हम लोग पास पेट्रोल है, कोयला है, बहुत सारी चीज़ें, डीजल है, लेकिन फिर भी हम लोग वैकल्पिक स्रोत मतलब हम लोग और एक्स्ट्रा चीज़ को क्यों ढूंढ रहे हैं, ठीक है, क्यों ढूंढ रहे हैं भाई। तो देखिए ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत को इसलिए हम लोग ध्यान दे रहे ज़्यादा, काहे कि एक टाइम में पेट्रोल खत्म हो जाएगा बाबू, पेट्रोलवा खत्म हो जाए तो ठीक है, और डीजल वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, डीजल वो खत्म हो जाएगा, कोयले वो खत्म हो जाएगा, सभी चीज़ खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या है एक्स्ट्रा चीज़ खोज के रखेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ क्या करेंगे, खोज के रखेंगे, ठीक है। तो देखो इसको उत्तर क्या लिखेंगे, अभी हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग अधिकतम रूप से करते हैं, बिल्कुल करते हैं कि नहीं, कोयला का, पेट्रोल का, एकदम गर्दा कबाड़ के गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण जटिल एवं लंबी प्रक्रिया से होता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन जो है मतलब कि पेट्रोल डीजल सब बड़ी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, बहुत दिन लग जाता है, ठीक है। आज के हम वैज्ञानिक प्रणाली के तकनीक के बढ़ते कदम में लगातार ऊर्जा की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, इसलिए परंपरागत स्रोतों को आश्रित रहना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग जो पुराने जो स्रोत है, पुराने जो सोर्स है, वो सारी चीज़ से हम लोग आश्रित डिपेंड होना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम में खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मुँह ताकते रह जाएंगे, ठीक है। अतः हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं, समझ में आया। तो सबसे अच्छा भी ऊर्जा का स्रोत कौन सा है ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कौन सा है बताते हैं, ऑप्शन देते हैं आपको हम, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक है, और पवन ऊर्जा। चलिए बताइए इसमें सबसे अच्छा जो स्रोत है ऊर्जा का कौन सा आपको लग रहा है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है, निम्नलिखित यौगिक को संरचनात्मक सूत्र लिखें, ठीक है। तो एसिटिलीन, प्रोपनोइक अम्ल, ठीक है, प्रोपनॉल, तीनों को लिखते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। देखिए एसिटिलीन का आपको क्या है, यहाँ पे C2 है और H2 है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। एसिटिलीन का क्या होता है, C2H2, तो देखो C ठो 2 ठो कर दिए और H आपको 2 ठो बना दिए, लेकिन हाँ कार्बन में 4 ठो बॉन्ड होना चाहिए, तो देखो 3 गो यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, तो ई कार्बन के लिए 4 बॉन्ड, इधर 3 गो हो गया इसके लिए, और एक इधर 4 गो हो गया। तो इसी तरीके से प्रोपनोइक अम्ल का देख लो, के ठो है जी C, तो 2 और 1 3, 3 ठो आपको C बना देना है। उसके बाद 5 H के ठो है, 5 और 1 6, 6 ठो H बना देना है। तो 1 2 3 4 देख लेना है, चित्र को आपको ध्यान से देख लेना है किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद O के ठो है 2 ठो, तो O पे डबल बॉन्ड लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इधर, एक आपका एक इधर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, डबल बॉन्ड जरूरी नहीं लगता है, मतलब कि C के लिए 4 ठो चाहिए जी, तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दो एक ठो। आगे देखो प्रोपनॉल, ठीक है, तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं, के ठो है C, 3 ठो है तो 3 ठो C डाल दो, H के ठो है 7 और 1 8 ठो, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया, और एक इधर 7 हो गया, ठीक है, 7 और 1 8, 8 कहाँ चल गया जी,
अच्छा 3 और 6 एक साथ एक 8, ठीक तो है, फिर ओ एच, ठीक है, खत्म। आगे देख लेते हैं हम अगरबत्ती की गंध को कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। हम एक अगरबत्ती के गंध के का पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क में स्थित ग्रान पिंड जो कि ऑल फैक्ट्री लोब की सहायता से अगरबत्ती की गंध का पता लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा किससे हम लोग, अग्र मस्तिष्क में स्थित ग्रान पिंड से, है ना, जिसको हम लोग ऑल फैक्ट्री लोब कहते हैं, ठीक है। और इसका ग्रान केंद्र गंध से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करता है। इसके बाद उस केंद्र का एक अन्य भाग उन सूचनाओं को विश्लेषण होता है। पहले से गंध के संबंध में एकत्रित सूचनाओं से प्राप्त गंध संबंध सूचना मिलान किया जाता है। यदि गंध के संबंध में प्राप्त सूचना पहले अनुभव एकत्रित सूचनाओं से अगरबत्ती की गंध में मेल खाती है तो मस्तिष्क से निष्कर्ष निकलता है कि प्राप्त सूचना अगरबत्ती की गंध के संबंधित है। इस प्रकार की अगरबत्ती का गंध का हमें पता चलता है। तो इससे आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगले सवाल, पोषी स्तर क्या है, ठीक है, वही चीज परितंत्र वाला है ना। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसके विभिन्न पोषी स्तर बताइए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी घास के मैदान के आहार श्रृंखला का प्रवाह चार्ट को प्रदर्शित कीजिए, ऐसा भी सवाल आ सकता है। या फिर पोषी स्तर क्या है, इसका आहार श्रृंखला बनाए, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना है आप लोगों को। सबसे पहले बताना है पोषी स्तर है क्या। तो आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। बोलिए मेरे साथ, आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। इन अलग अलग चरणों के पर स्थित जीवों के पोषण की प्रवृत्ति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। इसके लिए घास मैदान की निम्नांकित आहार श्रृंखला को उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। जैसे आप लोग अभी हम जस्ट बताए थे, पहले उत्पादक में क्या आ जाएगा, घास। घास को कौन खाता है भाई, टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। और बाज के बाद क्या होता है, चाहे मृत्यु हो जाता है चाहे अपघटन हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, ठीक है। घास टिड्डा प्राथमिक शाकाहारी हो जाएगा, ये द्वितीयक मांसाहारी हो जाएगा, तृतीयक मांसाहारी हो जाएगा, उसके बाद सर्वोच्च मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है, जो कि सर्वोच्च ऊपर होता है सबसे, ठीक है। उसके बाद ये मृत्यु हो जाता है और इसका जो ऊर्जा है वो इन्वायरमेंट में घुल मिल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिख सकते हैं, उपयुक्त आहार श्रृंखला में उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता अलग अलग पोषी स्तर है। सर्वोच्च उपभोक्ता की मृत्यु उपरांत अपघटक उसके मृत शरीर को अपघटन कर देते हैं। मतलब कि जब उपभोक्ता जो सर्वोच्च ऊपर में, सबसे ऊपर में जो है, ठीक है, वो उसका अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका जो मृत जो शरीर है उसका अपघटन हो जाता है और उससे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे कि मृत जो शरीर है उससे कोई जो जीव जंतु क्या हो रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, उससे अपने खाना खा रहे हैं। जैसे कि देखते हैं कीड़ा मकोड़ा लग जाता है। इस प्रकार मृत जीवी सूक्ष्म जीव का एक महत्वपूर्ण पोषी स्तर बनाते हैं। ये चीज हो गया, मतलब कि घूल फिर के एक ही चीज चल रहा है इस तरीके से, है ना, सर्कल। अब आगे देख लेते हैं। देखिए ओम का नियम, मेरे प्यारे बच्चों, ओम का नियम आपको नहीं बताएंगे। बोले सर काची का दुश्मनी है का सर, नहीं बताएंगे आप, बिल्कुल नहीं बताएंगे हम। क्यों, क्योंकि इसके लिए हम सेपरेट सा एक वीडियो बना दिए हैं। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। उस वीडियो में आपको 3 चीज बताए हम, ओम का नियम, पार्श्वक्रम, श्रेणी क्रम, तीनों चीज को बताएं। अगर आपको नहीं मिलता है वो वीडियो तो आप हमें मैसेज करेंगे, मैं वहां पे दूंगा, ठीक है। या फिर हमारा आप लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल पे, वहां पे हम लिंक डाल दिए हैं, ठीक है। वहां से आप ये ओम का नियम को देख लेना, पार्श्वक्रम को, श्रेणी क्रम को, सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा, ये याद कर लो आप लोग, ठीक है। इसलिए हम ओम का नियम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ हम पेपर और पेन के माध्यम से बताएं, हम अपना हाथ से लिख लिख कर बताएं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। इसलिए हम ओम का नियम आज नहीं बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे उत्तर देंगे हम लोग। देखिए हम आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, लेकिन नहीं भी समझाएंगे तो भी दिक्कत है बाबू, ठीक है। समझा देंगे तो कम से कम कुछ हो तो समझ में आ जाएगा। याद करने में बड़ी आसानी होता है ना। हाँ देखो, दिए गए चित्र पर तो आप चित्र दिया हुआ है और इसके आधार पर आपको जो जो क्वेश्चन पूछा है वो आपका जवाब देना। देखिए चित्र का उपयुक्त नाम लिखें, क्या बोला है, चित्र का उपयुक्त नाम लिखें। तो देखिए आपका विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र एक के जैसा देखने में लगेगा, एक के जैसा लगेगा, लेकिन आपको कैसे पहचानना आएगा, तो याद रखना कि ये जो घेरा रहेगा ना, घेरवा, ये घेरा में अगर बैटरी लगल रहेगा तो आपका मोटर हो जाएगा। अगर बैटरी लगल रहा तो मोटर हो जाएगा। अगर इसके जगह पे बल्ब लगा रहे कहीं पे भी, ठीक है, या फिर कुछ हो नहीं रहे तो वो आपका जनित्र हो जाएगा। याद रखिएगा, बैटरी जहां लग गया तो वो मोटर होगा। याद रखिएगा, बैटरी मोटर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उपयुक्त चित्र का नाम लिखे, तो हम लिख दिए क्या, विद्युत मोटर, ठीक है, देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या बोला है कि पहला और दूसरा का नाम दे, ठीक है। तो पहला और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन है पहला और दूसरा, तो ये हो गया आपका पहला, ये वाला, और ये आपका हो गया दूसरा, ठीक है। तो पहला और दूसरा का आपका नाम लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे,
देखिए पहला में आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना वलय है, क्या है ये वलय, विभक्त वलय जिसको हम लोग कहते हैं, जो चांद जैसा है ये वलय है। और दूसरा में आपका क्या है, ये आपका ब्रुश है, ये जो देख रहे हैं ना आप एक्स और वाई, ये दोनों क्या है ब्रुश है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आप याद रखें। देखो मेरा वीडियो देखोगे ना जब ओम का नियम वाला में और पार्श्वक्रम श्रेणी क्रम में, वहाँ सारा चीज़ पता चल जाएगा आपको कौन क्या है सो। उसके बाद इस उपकरण द्वारा किस तरह के ऊर्जा परिवर्तित की जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका ऊर्जा कैसे होता है, तो ये जो है ना यह उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। मतलब कि विद्युत ऊर्जा मतलब अगर इसमें हम बैटरी लगा रहे हैं या करंट दे रहे हैं इधर से, तो ये क्या हो रहा है गोल 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 घूमने लग रहा है, ठीक है। जैसे कि मोटर में क्या क्या आ जाएगा जी, मोटर में पंखा उंखा हो गया, क्या है करंट देते हैं गोल गोल घूमने लगता है, मतलब विद्युत ऊर्जा से किस में चेंज हो रहा है, वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में, विद्युत पंखों में, आप लिख सकते हैं मिक्सी में, है ना, मिक्सी में भी होता है कि नहीं होता है, मिक्सी में भी होता है, ठीक है। और भी बहुत जगह होता है, ठीक है, एसी वगैरह में भी होता है, बहुत सारी जगह। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, आर्मेचर को परिभाषित करें, तो आर्मेचर का परिभाषा आपको हम लिखवा दिए थे। यह आयतकार लोहे के ढांचे को विद्युत रोधी तांबे के तार से अनेक चक्रों से लपेट कर बनाई जाती है। आगे देख लो क्या है, धातु और अधातु में भौतिक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर करें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम इसमें करवा देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा, रिवीजन करवा देते हैं। धातुएं क्या होती है, आघातवर्धकता एवं तन्यता होती है, मतलब इसको पीट कर पतला चादर बना सकते हैं और तार खींचा जा सकता है। अधातु में क्या होगा, ये क्या होता है जस्ट उल्टा, आघातवर्धकता और तन्यता नहीं होती, ये क्या होती है भंगुर होती है, मतलब इसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। उसके बाद धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है, ये धातुएं चमकदार नहीं होती है। लेकिन हाँ एक आपका अपवाद में क्या है, आयोडीन, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, धातुएं क्या होती है, गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है इसका उच्च होता है, ठीक है। मतलब इसको गलाएंगे, गरम गरम करेंगे तो जल्दी नहीं गलेगा, लेकिन इसका जो क्वथनांक एवं गलनांक होता है ये निम्न होता है, मतलब इसको गलाएंगे तो तुरंत गल जाएगा। उसके बाद धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, मतलब कि करंट पार करेंगे तो एक जगह से दूसरे चला जाएगा धातु में, अगर लोहा रहेगा इधर से करंट सटाएंगे इधर सट जाएगा, ठीक है। इसमें उष्मा का भी होगा, अगर इधर गर्म करेंगे तो इधर गर्म हो जाएगा। लेकिन अधातुएं में विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, क्या है अनुवांशिकता, ठीक है। अनुवांशिकता क्या है, ठीक है, रुके एक मिनट। तो अनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका लिखना है आपको, ठीक है। तो डीएनए की इसका भूमिका क्या हो जाएगा, देखिए यह एक अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, जिससे नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी अनुवांशिकताएं कूटबद्ध होती है। यह द्विगुण द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है जो जनन के माध्यम से संतान पहुंचती है, ठीक है, संतान में पहुंचती है। यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकता है, यह प्रतिलेखन और आरएनए के उत्पन्न करता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन से नए शरीर की रचना होती है, यह जैव रसायन को संचित करती है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग याद रखना, अनुवांशिकता की डीएनए में की भूमिका है, ठीक है। या ऐसा सवाल भी आ सकता है, डीएनए अनुवांशिकता का आधार क्या है, कैसे है, तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सारा सवाल, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और भी इस तरीके से वीडियो आता है तो आप लोग फटाफट देखते जाओ और रिवीजन करते जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो देते रहेंगे, ठीक है, जो दे रहेंगे वो सब सारी चीज़ को देखो, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बता रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से आज हिंदी में गया ना, हिंदी में आप लोग का एग्जाम गया, उसी तरीके से आप लोग का और भी सब्जेक्ट का जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। हम हैं आपके साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा